आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त जो मुल्क की सियासी और आइनी सूरत हाल है उस पर हम बात करें और इसी हवाले से इत्तेहादी जो हुकूमत की जमातें हैं उनका एक इजलास भी आज के दिन में हुआ। कल हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जिनके मुख्तलिफ बयानात तो सामने आते रहे हैं, लेकिन कल बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जो बात उन्होंने उसमें वाज़े की वो ये कि जब उन्हें ये बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फ़ैसला कैसे कबूल होगा। और इस बेंच पर एतराज़ात उन्होंने 2017 के मामले से उठाए, यानी कि जब से उनकी नाअहली हुई और उसमें जो कुछ जजेस शामिल थे उनका कहना है कि तब से ये तमाम तर खराबी जो मुल्क में है ये शुरू हुई। उससे पहले के फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने कोट किए कि किस तरह से हालात बेहतर थे, लेकिन अब इस वक्त ये तमाम तर मामलात ठीक नहीं हैं। वो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बल्कि उसकी इत्तेहादी जमातें इस वक्त फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही हैं। जब इस पर आइनी कानूनी पहलू देखा जाए तो यकीनन मुतालबा एक लिहाज से उनका अपनी जगह पर बजा, लेकिन कहीं पर भी कानून ये नहीं कहता है कि 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला काबिल कबूल किसी को नहीं होगा या इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। मुख्तलिफ इस पर कानूनी आरा हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन वाज़े तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात जल्द चाहती है और वो मुकम्मल तौर पर दिफा में खड़ी है इस 3 रुकनी बेंच के, और वो चाहते हैं कि जो भी फ़ैसला ये 3 रुकनी बेंच दे वो उन्हें काबिल कबूल है। लेकिन बाकी तमाम तर जमातें जो कि पहले से ही बहुत सारे सवालात उठा चुकी हैं और फिर जो इख्तलाफी नोट सामने आए हैं या जो जजेस बेंच से अलहदा हुए हैं उन्होंने जो बातें कही हैं उसके बाद यकीनन ये सारा का सारा मामला बड़ी हद तक अब मुतनाज़ हो चुका है। फिलवक्त अब ये समात पीर के दिन होनी है और इस वक्फे में जो ये 2 दिन का है इसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि वो कुछ मुलाकातें भी करेंगे और फिर ये उम्मीद का भी इजहार उन्होंने कल अपने जज्बात में आने के बाद किया कि पीर का जो सूरज तलू होगा तो वो कोई अच्छी नवीद लेकर तलू होगा, कोई बेहतर चीज़ें शायद हमें पीर को देखने को मिलें। लेकिन हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसमें बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा है। फिर एक नुक्ता ये भी बीच में आया कि क्या सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं और मामलात पर इत्तफाक कर लें तो फिर भी ताख़ीर की जा सकती है, डिले किया जा सकता है सारी की सारी समात को। इस वक्त कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है कि कोई दावत हुकूमत की जानिब से दी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो दबे लफ्ज़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शायद दावत दी भी गई है उसको भी हुकूमत वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी की सारी इस वक्त की एक सूरत हाल है। इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, बहुत सारे सवालात इस सारे मामले पर ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं और ये मामला कहीं पर भी हमें सेटल डाउन होता हुआ इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है और आया ये 3 रुकनी बेंच ही मामलात को आगे चलाएगा और जो फैसला देगा वो किस हद तक फिर काबिल कबूल होगा तमाम जमातों को, या अगर कोई उसको कबूल ही नहीं करता तो फिर इंतखाबात की हैसियत क्या रहेगी चाहे वो जिस तारीख पर भी होते हैं। असल ज़रूरत इस वक्त मुल्क में इस्तेहकाम की है और उसकी हमें बज़ाहिर कोई सूरत भी नहीं नज़र आ रही और शदीद कमी भी है। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब माहिर कानून हैं जो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। राना एहसान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, इत्तेहादी हुकूमत का इजलास होता है, चारा क्या है? आप एक अगर आइनी पहलू देखें, कानूनी पहलू देखें तो आप मुतालबा कर सकते हैं फुल कोर्ट का, लेकिन अगर चीफ जस्टिस नहीं जाते फुल कोर्ट की तरफ तो आप एतराज़ नहीं उठा सकते इस 3 रुकनी बेंच पर, लेकिन आपने पहले से उसको सारे मामले को मुतनाज़ बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने मुतनाज़ किसी चीज़ को नहीं बुलाया। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, बल्कि जो है वो नॉकिंग ऑन द डोर कह लें या बहुत बुलंद आवाज़ें उठ रही हैं। क्या उठ रही हैं? 9 मेंबर का बेंच था, अब वो 3 मेंबर्स के ऊपर आ चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जजमेंट आई, उसके ऊपर सुओ मोटोस के हिसाब से कि किस तरीके से उनको ब्रेक लगा देनी चाहिए जब तक रूल्स हम इंटरनल रूल्स को तय नहीं कर लेते। फिर मेजॉरिटी का फैसला, 4-3 का फैसला, कोर्ट के अंदर जो जस्टिसेस हैं वो खुद उसको कह रहे हैं। ये एक बड़ा अहम सवाल है, आईनी कानूनी सवाल है 4-3 वाला। तो फिर उसके बाद जजेस रिक्यूज कर रहे हैं। फिर उससे पहले सवालात उठते थे कि बेंच फिक्सिंग की जाती है या होती है। आज उन सवालात जो है वो भरपूर तरीके से मैं समझता हूं ये जो पिछले चंद दिन गुजरे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो और वाजे हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किस चीज को पॉइंट आउट कर रही हैं? तो क्या अगर फुल कोर्ट की हम डिमांड कर रहे हैं या अटॉर्नी जनरल ने डिमांड की, तो उस पर क्या घबराहट है, क्या वजह है
कि उसको अवॉइड किया जा रहा है? क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना जो हाउस है वो इन ऑर्डर नहीं है और वहां जो एक कह लें कि एक जिद सी नजर आ रही है, एक यानी कि एक जल्दी नजर आ रही है और एक कोशिश की जा रही है? तो मैं समझता हूं फिर ये सारे हमने तो मुतनाज़ा नहीं बनाया किसी चीज को, ये अपने अमाल से मुतनाज़ा बन चुका है मामला। और अब इस हद तक बन चुका है कि वो जो मेजॉरिटी का फैसला है 4-3 का, वो उसके ऊपर गवर्नमेंट सवाल उठा रही है कि वो किधर है। और अगर माइनॉरिटी के फैसले आपने इंप्लीमेंट करने हैं तो ये कैसे मुमकिन है? और फिर देखें, आप सर्कुलर निकाल देते हैं, वो अब रजिस्ट्रार साहब एक सर्कुलर निकाल देते हैं और उस सर्कुलर से जो जो जस्टिस हैं उनके फैसले को आप रद्द कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का अपने जो मामलात हैं वो इस शिद्दत से मैं समझता हूं कि एक क्लैश की शक्ल इख्तियार कर गए हैं जिसका एक ही सोल्यूशन है, वो फुल कोर्ट है। और अगर वो नहीं ठीक होता है राना तो साहब, फिर एक तो आम ये आम आम ख्याल तो ये है कि इंतखाबात 90 दिन में आइन में दर्ज है तो इसमें कोई बहस होनी नहीं चाहिए। फिर ये मामला इतना ताख़ीर का शिकार क्यों हुआ, या उसमें क्यों एक तासुर ये है कि PDM की जमातें नहीं चाहती हैं इंतखाबात में जाना, तो हीले बहाने तो आप लोगों की तरफ से शायद बनाए जा रहे हैं। अदरवाइज तो इसको इतना देखिए, इतना दूर हमारा पकड़ना ही इसमें नहीं बड़ा चाहिए था। ये क्लियर तो कट तयशुदा है स्टांस कि है। हम 90 दिन। समझते हैं कि जी, जी देखें, हम समझते हैं कि इंतखाबात सूबे में वफाक में एक साथ होने चाहिए। ये वरना आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की नई बुनियाद रख रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है जी? जी मैं सुन पा रहा हूँ लाउड एंड क्लियर। जी, तो पहली तो ये चीज होगी। तो दूसरा, इसके अंदर जो है इलेक्शंस जो हैं उससे कोई जमात नहीं भाग सकती। अगस्त में हमारी हुकूमत ने खत्म हो जाना है, हमने इक्तदार में नहीं होना और फिर इलेक्शंस की तरफ ही बढ़ना है। बेहतर होगा कि इलेक्शंस एक साथ हो जाए और जो ईसीपी जिसकी जो जो ये जो कोर्ट के मामलात हैं, जो अभी ये मामला जिस तरीके से सुने जा रहे हैं, वो भी आईनी तरीके से होने चाहिए। अगर लाहौर हाई कोर्ट में वो मामला भेज दिया गया है और 4-3 का बेंच वो कह रहा है कि आप उस तरीके से चलें, तो यही आईनी रास्ता है। अगर आप उसके बरक्स कुछ करने की कोशिश करते हैं और ये सारा जो क्लैश नजर आ रहा है उसके नतीजे में, मैं समझता हूं ये चीजों को और पेचीदा करेगा। एक ही सोल्यूशन है, फुल कोर्ट, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं। फुल कोर्ट इज़ द ओनली सोल्यूशन जी आपकी नज़र में। शेख वकास अकरम साहब, आप क्या कहेंगे? अगर फुल कोर्ट की बात है तो फुल कोर्ट को डिसाइड करने दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इस 3 रुकनी बेंच को बैक कर रही है, जबकि बाकी तमाम तर जमातें साथ नहीं हैं। अगर एक शफाफियत आती है या कंसेंसस जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में नहीं डेवलप कर पा रही और वो फुल कोर्ट के फैसले पर एतमाद ज़ाहिर करते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कह देना चाहिए कि जी हम भी यही मुतालबा करते हैं, ताकि एक ही मरतबा तमाम तर चीज़ें साफ शफाफ हो जाएं। देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाकी जमातों की पाबंद नहीं है कि जो लाइन बाकी जमातें ले रही हैं वही तहरीक इंसाफ ले। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने 2 दिन कबल बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि ये कोर्ट की डिस्कशन फुल बेंच बनाए, वो 3 रुकनी बेंच बनाए, वो 5 रुकनी बेंच बनाए, वो खुद बनाए। ये उनके अपने इंटरनल प्रोसीजर्स हैं। वो जिस तरह चाहते हैं, हम चीफ जस्टिस की उस पर एतमाद करते हैं और हमें जो है वो तवक्को है कि इंसाफ का बोलबाला होगा, इसलिए वो कर लें जो उन्होंने करना है। हम कौन होते हैं? आप मुझे ये बताएं, भाई सियासी जमातों ने बताना है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलनी है। सियासी जमातें जो है, लेकिन ना ये तो खान का जो नैरेटिव था कि मुस्लिम लीग नून किस तरह माजी में जजेस को मैनिपुलेट करती रही है और किस तरीके से इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता साबित करता जा रहा है कि जो चीजें खान कहता रहा है माजी में वो ठीक है। आप देख लें किस तरह लोग प्रेशर में 1 बाय 1 मैच जो है वो छोड़ते गए, मगर इसके बावजूद हम समझते हैं कि किसी भी सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका दुख नहीं बनता है। एक लीडर बैठ के कह देता है कि जी जब हमें बेंच कबूल नहीं तो उसका फैसला कबूल नहीं। भाई आपको बेंच कबूल नहीं, आप तो सजा पा के 50 रुपए के स्टाम्प पे मुल्क से भागे हुए हैं। आप ये गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं कि आपको बेंच कबूल नहीं? पहले आप तो देख लें आप कौन से कानून के तहत बाहर बैठे हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, जिस बेंच के साथ भी फैसला करे, आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। इसमें तो बहस की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इस पे बहस की भी गुंजाइश कोई नहीं थी, इतनी क्लैरिटी थी इसके अंदर
और अगर क्लैरिटी ना होती तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत वक्त ये हीले बहाने करने पड़ते कि साढ़े कोल पैसे कोई नहीं, साढ़े कोल दहशतगर्द काबू कोई नहीं आ रहा है, सानू फलाना नहीं सपोर्ट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन, ये कहानियां ये उसको सुनाते और वो जाके उसकी बुनियाद पे करता। अगर ये जो है वो आइन वाला मामला इतना क्लियर और ये इलेक्शन से भाग ना रहे होते तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि क्लैरिटी है और ये सुप्रीम कोर्ट ही है, याद रखिएगा, जो आइन की तशरीह करती है और उसी ने इसकी तशरीह करनी है। बार में वो लोग, वो ठीक कहा चीफ जस्टिस ने कि जो लोग सजा याफ्ता कल जेलों में रह के आए हैं वो भी खड़े होकर पार्लियामेंट के फ्लोर पे तकरीरें कर रहे हैं, जो एक दूसरे को गद्दार कहते थे वो भी आइन की कहानियां सुना रहे हैं। एक तशरीह जिस इदारे ने करनी है वो इदारा कर देगा। और ये तो भी अच्छी बात है ना, कल कोई भी फंसने लगे, कल किसी को भी सजा होने लगे, उसी जजा की लड़ाई करा छो, उसी जजा कॉन्ट्रोवर्शियल कर दो, आप मीडिया कैंपेन उनके खिलाफ चला दें, उसके बाद कहीं हमसे कबूल ही नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात। मुझे शेख साहब ये बताइएगा, कुछ इशारे मिल रहे थे हालिया दिनों में खान साहब की तरफ से, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात में ये बात शामिल है कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो जाए? देखिए जी, हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक अगर इन असेंबलियों का इलेक्शन पहले होना है तो उसको पहले ही होना चाहिए। बिल्कुल हम, क्योंकि इस वक्त क्वेश्चन ये नहीं है कि इंतखाबात इकट्ठे हुए, बात तो ये है कि एक चीज आइन में लिखी हुई है और इस वक्त हुकूमत वक्त तुली हुई है इस बात में कि नहीं ऐसी ये नहीं होने देना। ये क्या तरीके का? लैपटॉप देने दे थोड़े कोल पैसे नहीं, इलेक्शन कराने दे पैसे, थोड़े कोल मुफ्त आटा देने दे पैसे नहीं, थोड़े कोल इलेक्शन कराने दे पैसे, थोड़े कोल जॉय लैंड वास्ते तुसीं पैसे मंग रहे हो जिहड़ा हुणे वो चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर दे हवाले नाल हुआ है, मगर थोड़े कोल इस वास्ते पैसे नहीं। थोड़े कोल हर एमएनए नूं अरब अरब रुपया तुसीं दित्ता जे कहोगे तो मैं लिस्ट लै आवां, तुसीं उन्हां दी नालियां गलियां सोलिंग कराने दे थोड़े कोल पैसे नहीं, थोड़े कोल इलेक्शन कराने दे व्हाट? मतलब इसकी ये तो बच्चों वाली बात है, इसकी समझ नहीं आती। आप इलेक्शन कराएं, रौला मुकाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन जब हो रहे होंगे तो आप ही वजीर आजम होंगे ना, आप नहीं वजीर आजम होंगे तो आप इंश्योर कर। सर ये शेख साहब ये काइंडली अगर ये लिस्ट शेयर कर सके, इसको जरूर सामने आना चाहिए। ये एक अरब पंजाब से 80% एमएनए जो पीएमएल दे ने 80 करोड़ तो लेके 1.25 अरब रुपए तक के फंड रिलीज हुए ने पिछले 3 महीने। ठीक, मैं सर इस पे रब्ता करूंगा। मुझे ये फहरिस्त अगर आप पहुंचा सकें तो ये स्क्रीन पे चलनी चाहिए, इसको नजर आना चाहिए, नामों के साथ आना चाहिए। और ये तो बार बार हम कह रहे हैं, मैं आपको नोट का बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ आगे राणा साहब के हल्के में आप देख लें, फैसलाबाद में आप देख लें, नोट में देख लें, आप सरगोदे में देख लें, वाले जहाँ बैठे हैं की कर दे कितों आ रहा है पैसा? मतलब बारों IMF की एक कंसर्न भी है कि उनको पता है कि आपको ये देंगे तो आप इलेक्शन सेंट्रिक बजटिंग करेंगे, वो आप इसलिए भी खड़े। और इसाक डार साहब पहले जरा कह रहे थे कि मैं जाके फिट कर लांगा, कल का बयान में देखा वो कह रहे थे कि हमें उसके बगैर जीना सीखना पड़ेगा। वो गल्लां तुहानूं पहले नहीं आदि, 70 साल तुहाडियां उमरां हो गई ने, तजर्बे तुहाडे मौके तुसीं रिटायर होने वाले हो, हुण सानूं नवे सबक सीख के सिखा रहे हो यार, जान दो। राइट शेख साहब, पॉइंट आ गया आपका। गुफ्तगू सिलसिला जारी, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब से ज़रा मैं जानना चाहूँगा, सर बताइएगा ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो गया है, बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन मुल्क की आला अदलिया पर उंगलियां और सवालात उठ रहे हैं। आज की जो एक इत्तेहादी इजलास हुआ, अब उसके बाद तजवीज़ आ रही है कि बाकायदा अटॉर्नी जनरल पेश हों पीर के दिन और बाइकआउट का ऐलान कर दें, बाइकआउट कर दिया जाए। ये अगर किया जाता है इसके क्या असरात होंगे और क्या सूरत हाल बनेगी? देखें खालिद, इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। मैं तो समझ रहा हूँ कि इलेक्शन तो का जो इशू है वो तो कहीं साइड लाइन पे चला गया। अभी तो आपने अदलिया पे दोनों पार्टीज़, अभी शेख साहब वकास साहब कह रहे थे कि वो उन्होंने कहा है जी 3 रुकनी बेंच काबिल कबूल नहीं है, और ये कह रहे हैं जी जो 6 जज थे वो किसी पार्टी के दबाव में आके वो बेंच से निकल गए हैं। तो दोनों पार्टीज़ एक ही तरह जो है ना हमलावर हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट पे,
और सुप्रीम कोर्ट को भी जो है ना, ये जो एटीट्यूड ऑफ मीडिएशन है इसको ख़त्म करना चाहिए। उनके सामने एक मुद्दा है और उसको डिसाइड कर दें। देखिए अभी ये इशू ये आ गया है कि ये अपने इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए आप मुल्क की आला अदलिया को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी मतलब आई डोंट एग्री कि आपको इस हद तक जज्बाती होना चाहिए। आपको डिसाइड कर देना चाहिए मैटर। आप 3 रुकनी बेंच इज़ फुली केपेबल ऑफ डिसाइडिंग द मैटर। अगर आप उसको डिसाइड कर सकते हैं तो डिसाइड करें, लेकिन आप ये काम तो बिल्कुल ना करें कि जी आप उनको बात ही ना करने दें। और दोनों पार्टीज़ अपने अपने उन्होंने टारगेट रखे हुए हैं। इनको ये फील हो रहा है कि ये जज साहब अगर हमारी तरफ इंक्लाइन है या इस अगर अभी फैसला हो जाता है तो उसके बाद हमें बेनिफिट होगा, तो वो उनको प्रमोट कर रहे हैं या उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड आप दूसरे जजेस को मलाइन कर रहे हैं कि जनाब वो किसी दबाव के तहत या वो किसी एक्सप्लॉयटेशन के तहत वो बेंच से उठ रहे हैं। पीपल हैव देयर ओन व्यूज़ ऑन सर्टन इश्यूज़। वो लॉयर्स रहे हैं, वो जजेस हैं, उनको पता है कि डिसेंटिंग नोट इन एवरी मैटर आता है। आप इसको इतना एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। 2 जजेस ने डिसेंटिंग नोट दे दिया है तो वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो लेकिन सिचुएशन यहाँ सुप्रीम कोर्ट को बड़े फर्म अंदाज से फैसला करना है। देखिए ना ये अरसलान खालिद, ये बड़ी अजीब सी बात है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको बैरिस्टर साहब। आई एम ऑल ईयर्स। Arslan, it has striking similarity with 97 issue। जजेस एक दूसरे के खिलाफ फैसले कर रहे हैं और हुकूमत उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। तो मसला ये है मेरे भाई कि सुप्रीम कोर्ट को फर्म स्टैंड लेना चाहिए। कोई बाइकआउट करता है या नहीं करता है, या कोई ये कहता है कि जो उठ के चले गए, जो बेंच का हिस्सा नहीं बने, वो किसी वजह से नहीं बने, या उनके ऊपर कोई दबाव है या उसकी कोई एविडेंस है दबाव की, उनको भी एक शट अप कॉल देनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर मंडे वाले दिन डिसाइड करना चाहिए। कोई बाइकआउट करता है या नहीं करता है, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। अभी इलेक्शन से ऊपर का मुद्दा खुल गया है। इलेक्शन का क्या है, अगर अप्रैल में नहीं होते, मई में नहीं होते, तो वो इलेक्शन अक्टूबर में हो जाए, या फॉर दैट मैटर दैट मैंडेट लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपके पास मैंडेट नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप समझते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के पास भी मैंडेट नहीं है टू कंडक्ट इलेक्शन, तो इस मैटर को कहीं ले और सुप्रीम कोर्ट के पास ले गए हैं, उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन खुदा रहा आप सुप्रीम कोर्ट को कमजोर ना करें। सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिक्स अगर सियानी होती, पॉलिटिक्स के अंदर अगर इतना इदराक होता, तो ये 90% अपने पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स थे उनको अदालत में ना लेके जाते। अदालत वाज नेवर इंटरेस्टेड कि इनके पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर सो मोटो एक्शन लेती या इनके मसाइल को हल करती। लेकिन डेडलॉक ही इतना ज्यादा है। सो मोटो एक्शन पे भी बहुत सारी बातें होती हैं, पिटिशंस भी चली जाती हैं। पॉलिटिकल डिसीजंस, अगर आपके मुल्क की सियासत फेल हो गई है कि अपने पॉलिटिकल डिसीजंस पार्लियामेंट में नहीं कर सकती या पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ बैठ के सेटल नहीं कर सकती, तो आपके पास अगर सुप्रीम कोर्ट का एक इदारा बच गया है तो आप उसको गालियां ना दें, उसको खत्म ना करें। उसके साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस चीज को इस तरह ना लेके जाएं। मैं आई टेल यू अरसलान खालिद, अक्रॉस द बोर्ड हर बंदा सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहा है, एंड दैट्स नॉट गुड। इनको इस चीज का इदराक होना चाहिए। हर बंदा अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, देयर कुड बी ऑफ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होते हैं, इक़्तिदार हर बंदे को चाहिए। गेम इक़्तिदार की है ना, इसमें अवाम किधर मैटर करती है। वैसे सब मैंने बड़ी तफसील तहम्मुल से आपकी पूरी की पूरी मैंने बात सुनी है, लेकिन आपने कहा यकीनन बहुत सारे लोगों की उम्मीदों का मरकज़ है मुल्क की आला अदलिया, इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि उनके किरदार भी मुतनाज़े रहे हैं, कुछ फ़ैसले भी मुतनाज़े हुए हैं, उन पर कंसर्न्स हैं, उसी को लेकर आज भी शायद कंसर्न्स रेज़ किए जा रहे हैं। उसके लिए कौन जवाबदेह होगा? क्या उसके लिए किसी बड़ी अच्छी बात की है शादेद, बहुत अच्छी बात की है आपने अरसलान खालिद, बहुत अच्छी बात की है, मैं एग्री करता हूँ। हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ले लें, जुडिशरी की हिस्ट्री ले लें, हम हमारी एज ए इंडिविजुअल हिस्ट्री ले लें, तो हम इम्पेकेबल नहीं है।
लेकिन एटलीस्ट एट द मोमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लोग बहुत सारे इश्यूज पे आवाज़ उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए उठा रहे हैं। मैं और आप उन चीज़ों को लेके उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ का इदराक है कि फैसले गलत हुए हैं, हमें पता है इस बात का, और इस चीज़ के अंदर अगर डिबेट हो रही है और लोग इन चीज़ों को इशू बना रहे हैं तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। पूरी दुनिया में ऐसे बात होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत सारी, लॉर्ड डेनिंग ने ही वाज नोन फॉर इट। राइट सर, वैसे सब पॉइंट आ गया आपका, जरा थोड़ा ठीक है, अच्छी बात है कि रियलाइजेशन है, इस पर बात हो रही है, लेकिन आई थिंक सिर्फ रियलाइजेशन से बात अब नहीं बनेगी। अब बहुत सारी चीज़ें अमली तौर पर करके दिखाना पड़ेंगी और यकीनन उम्मीदें तो रहेंगी मुल्क की आला और काबिल एहतराम अदलिया से। राना एहसान साहब, पहले तो मुझे रिस्पॉन्ड कर दें, शेख साहब ने जो बात कही है कि 80 करोड़ से 1 अरब तक, आप यकीनन करीबी हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, तो इतनी तो आपको बात का इल्म ज़रूर होगा। वाकई दिए गए हैं 1 अरब तक के फंड्स मुख्तलिफ MNAs को? पहले ये बता दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, डेवलपमेंट की मद में मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 90 बिलियन के करीब फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं डेवलपमेंट की मद में, ये तो एक फैक्ट है। तो अब 1-1 अरब मिला है डेवलपमेंट के लिए या आधा मिला है, ये कोई MNAs की जेब में नहीं जाता, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को ये फंड्स जाते हैं और नहीं सर, आइडेंटिफाई बस ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है, अगर इतने पैसे तरक्याती कामों के लिए हैं तो फिर वो तो यही लिंक कर रहे थे ना बात के, फिर इंतखाबात के लिए पैसे ना होने की बात करना, ये तो फिर एक बहाना ही नजर आता है। 3 महीने में नहीं गए, ये पिछले साल में ये जो 11 महीने उसके अंदर ये फंड्स जो हैं वो एलोकेट हुए हैं। ये कोई लास्ट ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की बात नहीं है, पिछले 11 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ है। सर, बट द क्वेश्चन इज के अगर ये सब कुछ हो सकता है, बाकी चीज़ें जिस पे इतराज़ उठाया जाता है, लैपटॉप स्कीम्स और बाकी जिनकी बात की, वो चल सकती हैं, तो फिर पैसे ना होना तो जवाज़ नहीं हो सकता इंतखाबात में ताख़ीर का? नहीं, देखें, जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अभी आपने जो है वो चंद 100-200 अरब का जो है इजाफी तकरीबन टैक्सेस लगाए हैं IMF के कहने पे, और ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर इलेक्शन जो है वो अलग-अलग होते हैं तो उस पर 2 दफ़ा आपके फंड्स का जो है वो लगते हैं, और अगर एक ही दफ़ा होते हैं पूरे पाकिस्तान में तो उसके अंदर कम खर्चा है। और ये भी आपको मौके पर मैंने पहले ही दे दिया है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में सूबों में वफाक में एक साथ इलेक्शंस होंगे तो वो हमारी जो जमहूरियत जिस लेवल की है उसके लिए बेहतर होगा। अगर नहीं होंगे तो ये आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की नई बुनियाद लगेगी, अब शुरू हो जाएगी। और ये देखें, ये हमारी गवर्नमेंट है, हमारा ये स्टांस है कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट की जो सूरत हाल है वो भी हमने रख दी है, और सेंसस भी हो रहा है, वहाँ भी रिसोर्सेज जो हैं एलोकेट हुई हैं। जब केयर टेकर हुकूमत आएगी अगस्त के बाद तो वो जहां बेहतर समझेगी, जो उसकी प्रायोरिटी होगी उसके मुताबिक वो चीज़ों को जो है वो ले चलेगी। बाकी देखें, ये जो अभी जो बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर कोई डिबेट हो रही है तो वही डिबेट हो रही है ना जो वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है। उन्हीं चीज़ों पे सवालात उठ रहे हैं कि ये, और उसके अलावा तो कोई सवालात नहीं उठ रहे। हाँ, पुरानी बातें भी हैं, जिस तरह मैंने 63A की तशरीह की बात की, वो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत लोग उसको करार देते हैं और मैं समझता हूं कि वो बुनियादी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वो बनी, उसकी अपील भी नहीं सुनी गई। और दूसरी तरफ जो है वो आपने जो सदर है पार्टी का, उसकी अहमियत को भी रद्द कर दिया। तो दोनों जो डिसीजंस हैं वो एक दूसरे से क्लैश में है। तो कहने का मतलब फिर सवाल तो फिर फैसलों पे ही उठते हैं ना, कि जिस तरीके के फैसले किए जाते हैं और जो मामला अभी जो सुप्रीम कोर्ट के विदिन उठ रहे हैं उन्हीं को रेज किया जा रहा है। फुल इसमें सवाल फिर वही आ जाता है कि फुल कोर्ट में क्या इशू है, क्या चीज है जो फुल कोर्ट अगर सारे लोगों के जो सवालात हैं उनको खत्म कर देती है। मुल्क की इलेक्शंस की बात है, सुओ मोटो पे बात है, यहाँ 2 से 3 जजेस जो हैं वो रिक्यूज कर गए, बल्कि इससे ज्यादा रिक्यूज कर गए। तो फिर इसका सोल्यूशन ये है, अगर आप और फिर ये भी जो 4-3 का फैसला, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मेजॉरिटी का फैसले को अगर आप रद्द कर देते हैं तो फिर ये सारी चीजें मुतनाज़ा बन जाती हैं। और यहाँ देखें, हमें याद रखना चाहिए कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रूल ऑफ लॉ की जो इंडेक्स है दुनिया में, वो 132 आउट ऑफ 140 रैंक करती है। तो कोई वजूहात नहीं जो नजर आ रही हैं, तो इसी वजह से बदतरीन रैंकिंग है दुनिया के अंदर हमारी जुडिशल परफॉर्मेंस की।
और ये एक तारीख है हमारी जुडिशरी के अंदर। साकिब निसार साहब का जो ईरा है, क्या वो बदतरीन ईरा नहीं रहा कि किस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनती रही? राना एहसान किस साहब, तरीके ये से बताइएगा कि हम कोई ऐसी उम्मीद की किरण हमें नज़र आ सकती है, हम देख सकते हैं कि आप सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं? इसका जिक्र भी आया था और ये कहा भी चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर ऐसा हो जाए तो वो इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन आया कोई गुंजाइश है कि इस तरह होगा? या देखिए, मैं तो समझता हूँ सबसे पहले तो वहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इकट्ठे बैठ जाना चाहिए, फुल कोर्ट बना लेनी चाहिए। अगर वो नहीं बैठ सकते तो हमें वो मशवरा जो दे रहे हैं कि हम इकट्ठे बैठ जाएं, ये ऑनरेबल वी रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं कि अगर इमरान खान ने हमें इम्पोर्टेड हुकूमत कहता है, वो कहता है कि हम यहाँ आलमी साजिश के जरिए आए, तो वो पहले अवाम से माफी मांगे कि वो प्रोपोगेंडा करते रहे। तो बुनियाद तो सच पे बैठा जा सकता है ना। वो कत्ल के हमारे पे इल्जामात लगाते हैं, हमें कहते हैं दहशत गर्दों के साथ वो बैठ जाएंगे। तो ये सारे जो मामलात हैं ये तो उनके बनाए हुए हैं, इन पे वो अवाम के सामने हकायक रखते हैं। हम बैठने के लिए तैयार हैं। आप बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी जो गुंजाइश, जो रीज़न आपने दी है उससे बज़ाहिर ये लगता नहीं है ना कि इस तरह होगा। ना वो अपने स्टांड से किसी सूरत हटने के लिए तैयार हैं, ना आप तैयार हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर शेख वकास अकरम साहब से जानना चाहूँगा। शेख साहब, कोई गुंजाइश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी जमातों के साथ बैठ के मामलात हल कर ले, या आप भी इसी तरह की शराइत रखेंगे जो डूएबल ही ना हो और फिर बैठा ही ना जाए, जिस तरह भी राना साहब ने फरमाया? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूं। उसके बाद इनके वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की, उसकी फलानी माफी मंगो, अवाम को माफी मंगो, कौम को माफी मंगो, जिवें ना करने वाली गल्लां हुई है ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद अपोजिशन, पाकिस्तान की सब सियासी जमातों के असाब तक। जी शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब को मैं नहीं सुन पा रहा। मैं बैरिस्टर साहब से जानना चाहूँगा। बैरिस्टर साहब, एक और अहम मामला है, उस पर भी ज़रा थोड़ा सा रोशनी डाल दें। वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाला है। सदर ममलिकत यही थे, वज़ीर आज़म मुख्तलिफ थे, अब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ हैं, वो ये एडवाइज़ करते हैं और फिर सदर ममलिकत वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये सर क्या सारा का सारा माजरा है? काजी फ़ैज़ ईसा रिव्यू रेफरेंस की बात कर रहे हैं? जी 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 बैरिस्टर साहब। असलान जी जी, मैं काजी फ़ैज़ ईसा रिव्यू रेफरेंस की बात कर रहे हैं? जी सर, जी एग्जैक्टली। आप देखें ना, ये दिस इज़ ए वेरी सैड। मैं आपको बात बताऊँ अरसलान, मैंने कोई मतलब बहुत पहले व्हेन इट वाज अबाउट टू बी स्टार्टेड, मैंने कहा था कि काजी फ़ैज़ ईसा रेफरेंस नहीं बनता, और उसके बाद उस पर रिव्यू नहीं बनता। फिर वो रिव्यू रेफरेंस खारिज हो गया, अब रिव्यू उन्हें डाल दिया गया है, और वो फिर नए प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जी आप उसको वापस ले लें, और मेरे ख्याल में उन्होंने वापस ले भी लिया। तो वजह ये हो रही है कि सैडली ना अपने कैंप्स बनाए जा रहे हैं। ये मतलब कैंप्स बनाने वाली बात है ना, कोई प्रोसीजर को, कानून को, आपकी बात में टोटल एग्री कर रहा हूँ। सब बार बार ना अपनी बात से कभी आदमी कन्फ्लिक्ट कर जाता है कि एट द सेम टाइम आपने सुप्रीम कोर्ट को वो इम्पोर्टेंस भी देनी है, वो अहमियत भी देनी है, वो स्टेटस भी देना है जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, लेकिन साथ साथ कुछ इश्यूज़ ऐसे भी आते हैं कि जिसमें आप डम फाउंडेड हो जाते हैं कि क्या करें, आप किस बात को करें। अब इन्होंने कहा है कि जो रिव्यू रेफरेंस है वो अगेंस्ट द लॉ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसको वापस ले लेते हैं। अब तो वो मतलब ये हो रहा है कि इन्होंने, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं, और प्योरली पॉलिटिकल गेम हो रही है हर चीज़ में। आप जजों को मलाइन भी कर रहे हैं, उनको उनके रेफरेंस वापस भी ले रहे हैं, और ये सारा पॉलिटिकल गेम्स की वजह से है। और इसमें मेरे जैसा बंदा या आप जैसा बंदा जो अवाम है,
उसको ये तकलीफ हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी अपने आप को नहीं बचाया। इंतहाई कंट्रोवर्शियल बातें हैं। मतलब एक छोटी सी बात है, 184(3) पे फाजिल जजों ने कहा कि जी इस पे 184(3) सो मोटो एक्शन नहीं बनता जी, ठीक है जी, और बार बार कहा नहीं बनता, ठीक है। चीफ साहब जो है उसमें एडमेंट हो गए, नहीं जी मैंने सो मोटो एक्शन लेना है। अब बात तो ये समझने वाली भी है ना, है तो इंटरनल मामला कि 9 में से 6 जजेस कह रहे हैं वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। आपके पास तो अथॉरिटी है टू कंडक्ट द केस, टू लिसन टू द केस, आप उसके बारे में डिसीजन कर सकते हैं 3 मेंबर बेंच। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपने उस जब आपने बेंच बनाया था, 9 मेंबर बेंच बनाया था, तो उसको किधर लेके जाएंगे? इनिशियली तो 9 मेंबर बेंच था ना जी। तो अगर अभी आप फुल कोर्ट बना दें, अनाउंस ही कर दें, तो उससे मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की कोई कदगन नहीं होगी उसमें, और कम से कम जो हमारी थोड़ी बहुत ही रह गई है सिचुएशन वो ज़रा बेहतरी की तरफ जाएगी। देखिए कोई बंदा भी इक़्तिदार में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज दे कैन डू एनीथिंग, आप उनको ये चीज़ उनसे जाने नहीं देते आप, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बचाने का यही तरीका है कि अगर ये मैटर आ गया है तो उस पर फुल कोर्ट बना दें, और उस फुल कोर्ट को पर लेट पीपल से इट ना इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट कि सो मोटो नहीं लेना। इलेक्शन का मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, और उसमें कुछ जजेस अगर पुराने इश्यूज को रेज करना चाहते हैं, देखिए ना एट द एंड ऑफ द डे कुछ लोग ये भी चाहते हैं ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जब उंगलियां उठ रही हैं तो एक नई जनरेशन ऑफ लॉयर्स या जजेस आए हैं तो वो उस चीज़ को सही करना चाहते हैं। तो इसमें क्या कबात है? देखिए ना सुप्रीम कोर्ट से गलतियां हुई हैं, बहुत सारे जज सो मोटो एक्शन 184(3) का इस्तेमाल अरसलान खालिद बहुत बुरे तरीके से हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस में बहुत भोंडे तरीके से अथॉरिटी इंजॉय की गई है। इसको अगर आपने वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करना है, और अगर आपने इस चीज़ को सही करना है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, और वो ये तो नहीं कह सकते ना, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के सो मोटो एक्शन लेना है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के सो मोटो एक्शन नहीं लेना है। राइट, ये चीज़ें वाज़ेह हो जानी चाहिए। बैरिस्टर साहब पॉइंट आ गया, मैं ज़रा शेख साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, उनसे रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था। शेख साहब कोई गुंजाइश है कि बैठ के कोई मसले का हल निकल आएगा? PDM की जमातें तो आज अभी जो खबरें हमारे पास पहुंची हैं वो तो बाइकआउट करेंगे इस बेंच का, आप कबूल करेंगे फैसला, लेकिन कोई मिडिल वे है, दरमियानी रास्ता जो निकल सकेगा, या बज़ाहिर मुश्किल? दरमियानी रास्ता तो हमेशा बैठने से ही निकलता है। वज़ीर आज़म उसको बाकायदा तौर पे असम्बली के फ्लोर पे तकरीब में रिफ्यूज कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो पिछले 3 हफ्तों में 2-3 दफ़ा ये कह चुकी है कि वो सबके साथ बैठ के जो है वो बात करने को तैयार है, मगर इन्होंने इसको शायद उनकी कमजोरी समझा, और वो तकरीर जिसमें ये जजों को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे और करने की एक नाकाम कोशिश की, वो उन्होंने कर डाली। वो हमें तो हमारा जवाब मिल गया कि हुकूमत संजीदा नहीं है, PDM संजीदा नहीं है। आपने कहा कि PDM बाइकआउट करेगी, बेंच के अंदर PDM कर दी रहे, केड़े कानून में लिखा है कि अगर PDM बाइकआउट करेगी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होगा, या कहा लिखा है कि पार्टियों को पहले जज मुतमिन करेगी, वो पंचायत के कुछ जरगा तो कोई नहीं है, वे हर बंदे ने राजी करना है, उस बाद फैसला सुनाना है। ये सुलह सफाई तो नहीं हो रही। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आइन की अमलदारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट चाहे फुल बेंच बनाए, चाहे 3 बंदों का बेंच हो, जो सुप्रीम कोर्ट समझती है वो करे, मगर हमें आइन के मुताबिक जो है वो उम्मीद है कि वो फैसला हो जाए। अल्लाह और खैर सुना एक बंदे दसो जिन्होंने लोगों को सजाए मौत होती है, उन्होंने कभी बने वो और आधे वकील होते धोंदे नहीं जाते। बंदा कह जी क्योंकि वकील राजी कोई नहीं था और वो फलाना बंदा राजी नहीं था, ऐसे नहीं होता। और जहां तक मैंने कुछ थोड़ी सी बात सुनी, वैसे फोन कट गया था कि वो जी 9 बंदे थे और 6 रह गए, और देखे ना वकला कहते हैं कि ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रोसीजर एंड रूल्स के हवाले से जो लेजिस्लेशन किया है, जहाँ सो मोटो पास क्लिप करने की कोशिश की है, एतजाज ऐसे जैसे खोसा जैसे वकील ये कहते हैं कि उसके लिए 2/3 होनी जरूरी थी, ये उसके बगैर ये लेजिस्लेशन नहीं कर सकते थे, मगर इन्होंने कर रही ना, कोई नादी किसी ने लत बन ली थी।
किसी ने क्या ये सवाल नहीं पैदा होता, ये भी एक बहस है और छिड़ी हुई है। और वकला कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता था, कुछ कहते हैं हो सकता था, कुछ कहते नहीं हो सकता था। तो फिर अगर हम ये देखें तो फिर हम क्या कहें कि अब ये लेजिस्लेशन मानी नहीं जाएगी, बेशक हुकूमत ने करनी, इस तरह तो नहीं होता। ये टपते रहने के पीछे वाले कोई फर्क नहीं पैदा। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी जो हम समझते हैं और हमें उम्मीद है कि साफ होगा, इनके कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये उससे पहले बैठ के तो बात करना चाहते हैं तो ये पीटीआई से बात कर लीजिए। पीटीआई को सियासी फोर्सेस के साथ बैठने में कोई नहीं है। और जहाँ ये है ना कि आप हमें चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, फलान कहते हैं, तो हम उनके साथ कैसे बैठे, ये कहानियां कोई कहानियां नहीं है। वो जो आप आगे से मुश्तकाफियां करते हैं वो भी सारों को पता है कब करते हैं, कैसे करते हैं। अब बात सिस्टम की हो रही है। ये आप अपनी बारी बचाने के लिए सिस्टम को दाव पे लगाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। पीटीआई तो एक पार्टी है क्योंकि वो खड़ी है इस वक्त, वाइज ऑपोजिशन पार्टी है। कल वो वक्त आने वाला है जब आप अपनी नस्ल को जवाब नहीं दे सकेंगे। आप अपने आप को अगली नस्ल का दुश्मन न बनाएं। जो वोटर और फॉलोइंग पीटीआई की है, उस वोटर ने 15-20 साल एक्टिव रहना है। तो वोटर ऑलमोस्ट एक्सपायर हो गया जी। तो इसलिए राइट, मेरे ख्याल से बड़े दिल का मुजाहरा दोनों तरफ से करना पड़ेगा और बाकी अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको साइड पे रख के कम से कम इस एक मामले पर बैठना पड़ेगा। ये तो यकीनन आपकी बात से मैं शेख साहब इत्तफाक करूंगा कि ये भी सख्त बयानात देते हैं, आप लोग भी देते हैं, लेकिन उन बयानात को वापस लेना फिर बैठना, यकीनन इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। फॉर द टाइम बिंग इस एक पर्टिकुलर मैटर पे इकट्ठे हो जाएं, इंतखाबात के लिए मुत्तफिक हो जाएं और फिर इस्तेहकाम की जानिब मुल्क बढ़े। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसान खालिद को इजाज़त दीजिए।